हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूँ येस बैंक के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर हफ्ते जो है वीकली अपडेट आपके साथ करते हैं येस बैंक के बारे में। तो आज भी देखिएगा इसके अंदर जो है हम अपडेट करेंगे, तो उसमें आज हम डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। और जो है 28 अगस्त को जो है शेयर जो है 5% ऊपर की तरफ जो मूव किया, उसका क्या रीज़न था वो बात करेंगे, उसके क्या इम्पैक्ट हैं। उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा कि जो ये अपग्रेड जो हुआ है, जो 5% ये शेयर चला था, उसकी जो अपग्रेड रीजंस थे कि जो इनकी क्रेडिट रेटिंग्स की जो अपग्रेड्स हुए थे क्रिसिल के द्वारा, उसके क्या मायने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे चल के हमें क्या लगता है येस बैंक की जो मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हैं, तो उन मैनेजमेंट में जो चेंजेस हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। और इसके अलावा जो प्राइस मूवमेंट रही जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पिछले 5 दिनों के दौरान जो है मूवमेंट रही उसकी बात करेंगे, और फ्राइडे के सेशन में भी जो मूवमेंट रही उसकी भी बात करेंगे। और देखिएगा यहाँ पे इस हफ्ते जो सबसे खास बात रही वो ये बात सबको आश्चर्यचकित करने वाली थी, और वो थी कि बैंक निफ्टी के अंदर एक बेहतरीन तेज़ी जो है देखने के लिए मिली। जो 5 ट्रेडिंग सेशंस थे, उन 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बैंक निफ्टी ने पूरी ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया। कोई भी सेक्टर जो है उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। और लीड जो की वो की आप देखिएगा इंडसइंड बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने, और एक्सिस बैंक ने, और साथ में आईसीआईसी बैंक। ये चारों बैंक जो है वास्तव में ऊपर लेके आए बैंक निफ्टी को काफ़ी ऊपर तक। थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो है एचडीएफसी की जो है निराशावादी रही। अब उसी के साथ अगर हम कनेक्ट करें अपने येस बैंक की परफॉर्मेंस को, तो हमारी येस बैंक की जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये पहले बैंक निफ्टी का पार्ट हुआ करता था, आज की डेट में ये बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है, तो भी अगर हम इसकी बात करना चाहें तो देखिएगा हम क्या बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिएगा हम यही बात करेंगे इसके बारे में कि सबसे पहली बात कि ये जब मंडे को खुला तो उससे पहले फ्राइडे की क्या क्लोजिंग थी। तो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 15 रुपीज़ एंड 55 पैसे। अब उसके बाद जो मंडे के अंदर इसकी जो क्लोजिंग हुई वो माइनस में हुई, और 14 रुपीज़ 18 पैसे के ऊपर जो है ये शेयर ने ट्रेड किया। नेक्स्ट डे में 1480 से खुल के 1475, तो यानी कि जो 2 दिन थे इसके लिए बहुत अच्छे नहीं थे शुरू के 2 दिन, यानी कि मंडे और ट्यूसडे की बात करें। अब देखिएगा तो वेडनेसडे का दिन था, तो यहाँ से काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा था, लेकिन देखिएगा यहाँ पर वेडनेसडे में भी इसने परफॉर्म नहीं किया। अब उसके बाद था 27 अगस्त, ये यहाँ पर भी जो है ये शेयर्स जो है परफॉर्म नहीं कर पाया। अब यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस नहीं आई ये पिछले, अगर आप 4 दिनों की बात करें, तो फ्राइडे का सेशन फिर भी काफ़ी अच्छा रहा, और 28 अगस्त को जो है ये 15 रुपये 40 पैसे की जो है हाई भी इसने लगाए, हालांकि फाइनली 15 रुपये पे क्लोज हुआ। तो पूरे हफ्ते के दौरान अगर आप बात करें तो 15 रुपीज़ 50 पैसे की जो क्लोजिंग थी वहाँ से ये 15 रुपये पे पहुँचा। तो इस शेयर्स के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिली। अब बात करते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम्स थे वो कितने थे और कब थे ज़्यादा वॉल्यूम्स। तो अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो मंडे के सेशंस में जो है काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स थे, और ये जो वॉल्यूम्स थे ये 494 करोड़ के थे। जो ट्यूसडे के अंदर 304 करोड़ के थे। ये येस बैंक के वेडनेसडे में 157 करोड़ के थे, और आप देखिएगा थर्सडे में 145 करोड़ के थे, और फ्राइडे के अंदर 412 थे। तो अब देखिएगा यहाँ पे मंडे में और फ्राइडे में सबसे ज़्यादा थे, और मंडे में डिलीवरी भी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली अच्छी। तो डिलीवरी भी बेहतरीन थी 54%। और लास्ट में अगर आप देखें तो फ्राइडे के सेशन में वॉल्यूम बहुत था, डिलीवरी हालांकि उतनी परसेंटेज में नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी थी वो मंडे के सेशन में जो है इस शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिली। तो जितनी डिलीवरी मंडे के सेशंस में थी वो आप देखिएगा तो क्या जो है 17 करोड़ 96 लाख 72,452 करोड़ की जो है शेयर्स जो है उस दिन सेल हुए। तो यहाँ पर ये जो परसेंटेज रही डिलीवरी के मामले में, डिलीवरी शेयर्स के अंदर काफ़ी जो है अच्छी चल रही है अभी। तो ये हम कह सकते हैं कि कुछ एक्यूमुलेशन जो है शेयर्स के अंदर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब ये एक्यूमुलेशन ऊपर की तरफ हो रहा है या नीचे की तरफ, ये आने वाला समय बताएगा, बट अभी हमें लग रहा है कि इसमें एक एक्यूमुलेशन जो है जबरदस्त तरीके से जो है हो रहा है। अब देखिएगा 28 अगस्त को जो है 5% जो है नीचे के प्राइस से इसने ऊपर की तरफ मूव किया, और इसका जो रीज़न था कि जो इनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं उन्होंने इसको अच्छे से जो है रेट किया, तो एक पायदान जो है इसको अब ऊपर अपग्रेड कर दिया इनके जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स थे उनको। और जहाँ पर जो है वास्तव में जो रिलीफ है वो वास्तव में एसबीआई के लिए ज़्यादा बढ़िया था। तो एसबीआई के शेयर्स के अंदर भी इस हफ्ते जो है आपने देखा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और बैंक निफ्टी के जिन शेयर्स का मैं नाम लेना भूल गया था उसमें एसबीआई का भी बहुत बड़ा रोल जो है इस हफ्ते रहा।
अब क्रिसिल ने इनकी रेटिंग जो है अपग्रेड की। अपग्रेड किसके लिए की? जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के थ्रू जो इन्होंने पैसा उधार लेना है उसके लिए जो है A2 से जो है A2+ कर दिए, तो एक पायदान जो है इनको ऊपर जो है अपग्रेड कर दिया। और इसका जो रीज़न है वो पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट्स, और एक और रीज़न है कि जो इन्होंने RBI से गारंटेड अमाउंट लिए थे जब बैंक मोरेटोरियम में था, तो जहाँ पे फंडिंग हुई थी उसको भी जो है इन्होंने रीपे किया। और ये जो रेटिंग्स है ये Tier 2 बॉन्ड्स हैं जो वेसल 3 नियम के हिसाब से जो है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है उसके लिए भी। तो ये वास्तव में जो Tier 2 बॉन्ड्स हैं ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के लिए जो है यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो Tier 2 बॉन्ड्स हैं वो अगर हम बात करें तो उससे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इंप्रूव होती है। तो ये जो है बैंक के लिए जो है काफ़ी अच्छा जो है पॉजिटिव जो है माना जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा ये जो रेटिंग एजेंसी जो है आई, तो उसके बाद हमें लगता है कि ये जो अपग्रेड है ये आगे के लिए जो है एक पायदान जो ऊपर की तरफ किया गया है, तो ये काफ़ी रिलीफ देने वाला जो है इसके लिए है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? तो देखिएगा ये जो रेटिंग एजेंसीज़ ने शॉर्ट टर्म जो रेटिंग रिफ्लेक्ट की है उनसे इम्प्रूवमेंट ऑफ फंडिंग्स जो है आपको नज़र आएगी। तो यानी कि इनको अगर बाहर से पैसा लेना है या जो लोग बैंक में FD करते थे वहाँ पर जो है उनको आप समझा पाओगे कि देखिए जी हमारी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है, आपके जो FD हैं या जो आप हमारे बैंक में पैसा डालते हो आपको रिस्क नहीं है। लिक्विडिटी प्रोफाइल, तो जनरली बैंक वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो बैंक के ऑफिसर्स हैं वो इस तरीके से जो है अपने कस्टमर्स को समझाते हैं। और यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज इन इट्स डिपॉजिट बेस एज वेल एज साइजेबल कैपिटल रेज्ड रिसेंटली। तो अब कहते हैं कि जो कैपिटल इन्होंने रेज की उसका जो है एक मुख्य कारण रहा, और जैसे जैसे डिपॉजिट्स भी इनके बढ़ते जा रहे हैं वो भी एक मुख्य कारण था। उससे बड़ा कारण था येस बैंक ने 35,000 करोड़ आउट ऑफ 50,000 करोड़ जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी जो है SLF जो दी थी, किसने दी थी? SLF दी थी RBI ने। तो जो SLF की फैसिलिटी थी, जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी थी SLF, वो जो है RBI ने जो मार्च 2020 के अंदर दी थी उसको इन्होंने रीपे कर दिया। फर्दर द बैंक लिक्विडिटी कवरेज रेशो हैज़ इम्प्रूवड इन द रिसेंट मंथ, और जो इनकी लिक्विडिटी है उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। तो देखिएगा ये काफ़ी पॉजिटिव था। इसके अलावा देखिएगा कुछ जो इनके यहाँ मैनेजमेंट में भी चेंज थे, ये भी मीडिया में रिपोर्ट थी कि जो सुमित गुप्ता जी हैं एज ए चीफ रिस्क ऑफिसर यानी कि CRO, यानी कि बैंकों के अंदर देखिएगा जो फ्रॉड्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं आज की डेट में, जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि RBI ने भी इस पर चिंता जताई। तो जो रिस्क ऑफिसर है उसका बहुत बड़ा जो रोल है वो होता है बैंक के अंदर। और इसके अलावा जो आशीष चंदक जी है, जो कंप्लाइंसेस हैं कि बैंक अपने पूरे कंप्लाइंसेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे वो RBI के रिगार्डिंग, चाहे SEBI के, या जो बाकी लॉ के अकॉर्डिंगली जो बैंक है अपनी जो भी लॉ है उसको पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इवन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ या जो डिपॉजिटर्स हैं उन सब से संबंधित जो कंप्लाइंसेस हैं, तो उन सबको फुलफिल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर की होती है। तो जो चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर हैं वो जो आशीष चंदक जी हैं उनको वहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। अब उसके बाद अब इनकी अगर हम बात करें तो सुमित गुप्ता जी जिनको अपॉइंट किया जा रहा है चीफ रिस्क ऑफिसर, उनको कितने पीरियड के लिए किया? तो उनको 3 साल के लिए जो है अपॉइंट किया जा रहा है, और ये जो है नीरज धवन जी की जगह लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो है थोड़ा सा असमंजस रहता है। तो जो लोग बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं और जो पुराने एम्प्लॉई हैं उनको अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कल को उनके ऊपर उंगली उठेगी तो वो लोग जो है जनरली छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा जो है हमें मैनेजमेंट में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भी जो है ये नीरज धवन जी जो है अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो आउटसाइड द बैंक कहीं पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी दूसरे बैंक को ज्वाइन कर लें या कहीं और अपना जो है बिजनेस सेटअप करें, वो आने वाला समय बताएगा। बट अल्टीमेटली वो जो है उन्होंने ये रीजंस जो है अपनी फाइलिंग के अंदर दिए। उसके बाद येस बैंक जो है आशीष चंदक जी जो है उनको भी अपॉइंट किया है न्यू जो है चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर। तो ये मैं आपके साथ बता चुका हूँ। और ये राकेश मेहरान जी की जगह जो है उनको रिप्लेस करेंगे, जो कि अभी क्या थे, इंटरिम चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर थे। और दोनों के दोनों जो है ये भी जो है सितंबर 1 से जो है कार्यभार संभालेंगे। तो जो अभी नेक्स्ट वीक के अंदर आप देखेंगे तो ये दोनों कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। तो अब देखिएगा ये क्या है, कितने कैपेबल हैं, ये हमें एक एज ए इन्वेस्टर जो है जानना चाहिए। क्योंकि अगर हम येस बैंक के इन्वेस्टर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर कितने कैपेबल लोग हैं। तो देखिएगा सुमित गुप्ता जी जो है एसोसिएटेड हैं बैंक के साथ इसकी स्टार्टिंग से, यानी कि जब से बैंक बना है तब से। और जो है वो दूसरे जो है
डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर चुके हैं, जिसमें गवर्नमेंट बैंकिंग, एमएनसी बैंकिंग, सप्लाई चेन बैंकिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट एडवाइजरी, फूड एंड एग्रीकल्चर एडवाइजरी, इसमें जो है बैंक के अंदर भी वो काम कर चुके हैं। और अगर उनकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिफिकेशन है। आईआईटी जो है दिल्ली से जो है उन्होंने बीटेक की डिग्री की हुई है, उसके बाद एमबीए जो है उन्होंने की हुई है आईआईएम से। तो आप देख सकते हैं ये तो क्वालिफिकेशन जो है आईआईएम कलकत्ता से जो है उन्होंने मास्टर्स के अंदर मैनेजमेंट किया हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये दोनों जो डिग्री हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा 30 साल का जो है एक्सपीरियंस है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी अच्छी जो है पोजीशन पर आज की डेट में हैं। और जो है क्वालिफिकेशन विद वर्क एक्सपीरियंस, और इससे पहले कहाँ काम कर चुके हैं वो एसोसिएट डायरेक्टर रोबो बैंक में काम कर चुके हैं, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, क्रिसिल में और मारुति सुजुकी में काम कर चुके हैं। तो एज ए शेयर होल्डर आपको पता होना चाहिए कि आपका बैंक किन हाथों में है। अब जो यहाँ पर अगर हम बात करें जो आशीष चंदक जी हैं वो क्या है, तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशंस के अंदर जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, और उनके पास एमबीए डिग्री है फाइनेंस के अंदर जिनमें स्पेशलाइजेशन है एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वो येस बैंक को ज्वाइन करने से पहले जो आईसीआईसी वेंचर फंड में काम कर चुके हैं, और वो आईडीएफसी लिमिटेड के साथ काम कर चुके हैं, एलएनटी फाइनेंस लिमिटेड और थर्मैक्स लिमिटेड जैसी कंपनियों में जो अपनी सर्विसेज दे के आए हुए हैं। तो देखिएगा दोनों जो हमारे जो मैनेजमेंट में चेंजेस है वो काफ़ी अपग्रेड किया गया, हालांकि क्योंकि दोनों बैंक के साथ ही जुड़े हुए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है बैंक के अंदर काम होता है और किस तरीके से ये जो एक्सपीरियंस्ड और वेल एजुकेटेड लोग हैं उनको अपग्रेड किया जाता है। तो आप जिस शेयर्स के अंदर निवेशित हैं तो उस कंपनी के बारे में ये फंडामेंटली जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और जिस तरीके की रेटिंग चेंजेस हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो किस तरीके से जो है रेटिंग चेंज हुई है। तो अगर रेटिंग देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में और वेसल 3 जो टायर 2 बॉन्ड्स हैं, टीयर 2 बॉन्ड्स हैं, उनके अंदर जो है यहाँ पे चेंजेस आए हैं। उसके बाद अब देखिएगा शेयर की बात करें तो पिछले 5 दिनों के दौरान जो शेयर्स के प्राइजेज हैं तो वो जहाँ से शुरू हुए थे लगभग वहीं पर ख़त्म हो गए। तो देखिएगा पूरे हफ्ते के दौरान जो है शेयर अपने ओपनिंग प्राइस से नीचे रहा। हालांकि फ्राइडे के सेशन में देखिएगा जो उन्होंने लूज़ किया था पूरे हफ्ते के दौरान वो लास्ट डे के अंदर जो है उन्होंने रिकवरी कर ली। तो अल्टीमेटली येस बैंक जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर जो है अपनी पोजीशन जो है इन्होंने बरकरार रखने में जो है कामयाब रहा। तो इस हफ्ते में ज़्यादा बड़ी कोई मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिली। और इसके साथ ही जो है मैं आपके साथ ये बात करूंगा कि अगर देखिएगा बैंक निफ्टी में जिस तरीके की तेज़ी थी उस तरीके की तेज़ी इस शेयर्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिली। तो आने वाले समय के अंदर हमें उम्मीद है कि जिस तरीके का कंसोलिडेशन हुआ है, अगर बैंक निफ्टी में किसी प्रकार की तेज़ी बनती है तो शायद ये भी जो है बैंकों के साथ जो है बाकी बैंकों के साथ अपने आप को जो है एडजस्ट कर लेगा और इसके अंदर भी एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन देखिएगा मार्केट जो है काफ़ी लंबी जो है चल चुकी है और पूरी दुनिया जो है इंतज़ार कर रही है कि मार्केट कब करेक्ट होंगी, लेकिन मार्केट अभी देखिएगा करेक्ट नहीं हो रही है। तो मार्केट अपनी मस्ती में अभी चल रही है। तो जब तक मार्केट चल रही है तब तक उसको एंजॉय करिएगा, और ये अगर एंजॉय करेंगे आप साथ में तो हो सकता है कि येस बैंक भी आपको एंजॉय करता हुआ नजर आए। लेकिन मार्केट में किसी तरीके की जो करेक्शन आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जिस तरीके से इस शेयर्स के अंदर जो है एफपीओ के बाद जो कंसोलिडेशन हुआ, नीचे से ऊपर से लोअर सर्किट लगे और फिर बाद में नीचे लोअर सर्किट लगे, उसके बाद ये शेयर कहीं पर जो है 14 और 16 की जो रेंज है उसके अंदर अपने आप को संभाले हुए नीचे की तरफ 14 रुपीज़ और ऊपर की तरफ जो है 16 रुपीज़, तो इस दायरे में चलता हुआ जो है हमें नज़र आएगा। और अगर किसी भी तरीके के ऊपर या नीचे के ब्रेकआउट होते हैं तो वो इन दायरे के बाहर निकलने के बाद ही होंगे। आपको ये जो वीडियो है ये कैसी लगी तो ये तो मुझे बताइएगा। लेकिन देखिएगा मैं इस पूरे एनालिसिस में एक ही बात आपको बोलूँगा कि धीरे धीरे करके जो है येस बैंक के फंडामेंटल्स जो हैं इम्प्रूव हो रहे हैं, और जिन थ्रो अवे प्राइजेस के ऊपर ये बैंक के जो शेयर्स हैं उसके अंदर मैं येस बैंक की बात करूंगा स्पेशली। तो येस बैंक का जो शेयर्स जो थ्रो अवे प्राइजेस पे आपको मिल रहा है तो वहाँ पर अभी भी हमें लगता है कि संभावनाएं बनेंगी आगे। और अगर नीचे के प्राइजेस अगर 12 रुपये के आसपास के प्राइजेस अगर मिलेंगे तो हो सकता है कि मैं भी इस शेयर्स को एक्यूमुलेट करूं, बट 12 रुपये से पहले शायद मैं इस शेयर्स की तरफ जो है अब देखना पसंद नहीं करूंगा। हालांकि मार्केट कंडीशंस के अंदर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 12 रुपये जो है स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन एक हार्ड एंड फास्ट रूल ये होता है कि आपके पास एक रेंज होनी चाहिए कि आप कहाँ पे इसको खरीदेंगे। तो मैंने जो डिसाइड की हुई है वो 12 से 13 रुपये के बीच की जो है रेंज जो है डिसाइड की हुई है कि अगर ये वहाँ पे आता है तो मैं इसको एक्यूमुलेट करना शुरू करूँगा। इन प्राइजेस पे जो है मैं शायद इस शेयर्स को अभी ना खरीदूँ, क्योंकि जैसे जैसे फंडामेंटल इंप्रूव होंगे वैसे वैसे हो सकता है इसके शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाएँ। लेकिन मार्केट के अंदर ओवर
ओवरऑल जिस तरीके से जो कोविड की जो सिचुएशंस हैं वो अभी जो है इम्प्रूव होने का नाम नहीं ले रही है इंडिया के अंदर, और जो है गवर्नमेंट ने भी जिस तरीके से अपने हाथ जो है खींच लिए हैं इस समस्या से, तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर जो है ज़्यादा इसको छोड़ दिया गया है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से इसको हैंडल करेंगी आने वाला जो समय है वो बताएगा कोविड की सिचुएशंस। तो इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन का जो असर है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो हो सकता है कि अभी जो ऑपरेटर हैं या जो वर्ल्ड की मार्केट है उसके साथ हम चल रहे हैं या उनको भी जो हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट के अंदर हम एक अच्छे भाव मिलेंगे तो वहाँ पे फिर हम एक्यूमुलेट करने की जो है कोशिश करेंगे। तो अभी जो मेरी खुद की राय है वो ये है कि प्राइस जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छी चीज़ भी हो या ख़राब भी चीज़ हो, अगर सही भाव पर अगर आपको मिल जाए तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो भाव जो है वो भगवान है, ऐसा जो है हमारे जो भारत के अंदर जो लोग हैं वो मानते हैं कि, और जो वास्तव में उन लोगों का जो मानना है भाव भगवान है, वो वास्तव में मुझे भी लगता है कि बहुत हद तक जो है वो आपके जो रिटर्न्स हैं उनको जो है इम्पैक्ट करता है। अगर गलत भाव पे सौदा आप लेते हैं तो उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो आपकी रिटर्न्स के ऊपर भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो आपके साथ बात करता हूँ हर हफ्ते, उसी कड़ी के अंदर मैंने आज आपके साथ येस बैंक की जो डिटेल में बातचीत की। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।